सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज का जो लेक्चर होने वाला है वो होने वाला मलेरिया पे और लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। इसी के साथ साथ आज हम लोग कवर करेंगे कुछ पार्ट इम्यूनिटी का। तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं मलेरिया से। तो मलेरिया एक प्रोटोजोअन डिजीज़ है और इसमें प्लाज्मोडियम का रोल होता है। अब प्लाज्मोडियम की भी बहुत सारी स्पीशीज़ होती है, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम मलेरिया। सबसे ज़्यादा जो मैलिग्नेंट मानी जाती है वो होती है प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। ठीक है, यही मलेरिया कॉज करने के लिए मेजरली रिस्पॉन्सिबल होती है बच्चों, और इट कैन बी फैटल। अगर मलेरिया ज़्यादा बिगड़ जाता है सो नॉर्मल सी बात है, इट कैन बी फैटल। ठीक है, आगे देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम के बारे में। बच्चों अब देखो लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम के बारे में। देखो लाइफ साइकिल में हम लोग पढ़ेंगे कि इस लाइफ साइकिल के अंदर किस किस होस्ट की ज़रूरत होती है। देखो दो होस्ट होते हैं, एक तो होता है जो ये फीमेल मॉस्किटो है, ठीक है, और एक ह्यूमन बीइंग। ये इन दो के वजह से ही अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर पाती है। ठीक है, और इसी तरीके से हमारी बॉडी में मलेरिया कॉज होता है। तो वो पूरा जो प्रोसेस है वो हम इस लाइफ साइकिल में पढ़ेंगे। देखो जो सबसे पहले मच्छर है, ये जो मच्छरी है, दिस इज द फीमेल मॉस्किटो। इसकी जो सलाइवरी ग्लैंड्स है उसके अंदर स्पोरोजॉइड्स हैं। तो उसने क्या किया, ये जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो है इसने उस पर्सन को काटा और वहीं के वहीं उसने जो स्पोरोजॉइड्स थे वो रिलीज कर दिए। ठीक है, मच्छर भी तो बहुत तेज है ना, तो स्पोरोजॉइड्स रिलीज कर दिए। अब ये कहाँ गए, ये गए हमारी ब्लड सर्कुलेशन के अंदर। जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन के अंदर जाते हैं बच्चों, सबसे पहले इनको जो अपनी टारगेट साइट दिखती है वो कौन सी, लिवर दिखती है। लिवर में जाके स्पोरोजॉइड्स समा जाते हैं, वहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, अब ये जो स्पोरोजॉइड थे अब ये मीरोजॉइड बन गए। ठीक है, अब यहाँ पे ये लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे और जो लिवर की सेल्स, हिपैटोसाइटिक सेल्स हैं जो, उसमें रिप्रोडक्शन करेंगे और फिर उस सेल को कर देंगे रप्चर। ठीक है, जैसे ही वो रप्चर होंगे, ये जो मीरोजॉइड्स हैं इनका अगला टारगेट, जैसे इन्होंने लिवर को बनाया था, अगला टारगेट इनका आरबीसी है। आरबीसी में जाते हैं ये मीरोजॉइड्स, वहाँ पे भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और आरबीसी को रप्चर कर देते हैं। जैसे ही आरबीसी रप्चर होती है, यहाँ पर रिलीज ऑफ हीमोजोइन। अब ये हीमोजोइन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फीवर और चिल्स के लिए। ठीक है, अब यही आरबीसी में जब ये बहुत एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा होता है बच्चों, वहीं पे ये गैमीट्स का फॉर्मेशन भी कर देता है ना, मेल और फीमेल गैमीट्स का। अब ये हमारे अंदर पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाता। फिर क्या होगा, इससे इस फेज में तो जो पर्टिकुलर पर्सन है वो तो मलेरिया से इफेक्ट हो ही गया। ठीक है, अब जब भी दूसरा मच्छर आएगा वो इसको काटेगा, ये गैमेट्स चले जाएंगे उसके गट में, जहाँ पे वो फिर से स्पोरोजॉइड का फॉर्मेशन कर देगा और फिर वो मच्छर दोबारा उस इंसान को काटेगा, ब्लड सर्कुलेशन के अंदर जाएगा, लिवर पे अटैक करेगा, स्पोरोजॉइड से मीजोजॉइड बनेगा और लिवर सेल्स को रप्चर करेगा। दूसरा टारगेट बनाएगा किसे, आरबीसी को। आरबीसी रप्चर हो गई, हीमोजोइन रिलीज होगा, फिर से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से कुछ आरबीसी में गैमीट्स का फॉर्मेशन भी होगा, फिर कोई और मच्छरी आके खाएगी और इस तरीके से मलेरिया फैलता जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई हो। ठीक है, आप इसको बनाना चाहो तो बना लो, ठीक है, नहीं तो एनसीईआरटी में भी आप इसको रीड करोगे तो यू विल अंडरस्टैंड बेटर। मेरे पास स्पेस कम था तो मैंने अपने हिसाब से ये डायग्राम बनाया, बाकी चॉइस इज योर्स। बच्चों पता है अभी टाइम क्या हो रहा है, अभी 1 बज गया रात का, बट आई हैव टू रिकॉर्ड द लेक्चर फॉर यू, क्योंकि पूरा दिन मुझे भी थोड़ा थोड़ा काम होता है, कॉलेज जाना होता है, क्लासेस होती है, बहुत सब कुछ होता है। तो कोई बात नहीं, 1 बजे 2 बजे 3 बजे काम तो काम होता है। तुम्हें भी पढ़ाई करते टाइम कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए टाइम क्या हो रहा है। यू हैव टू डिसाइड योर टारगेट कि आज मैंने इतना पढ़ना है, आज मैंने ये चीज़ कंप्लीट करनी है तो करनी है। ठीक है, फिर हमें टाइम थोड़ी देखना होता है, जब वो टारगेट कंप्लीट हो जाता है तब क्या नींद आती है, कभी इस चीज़ को एक्सपीरियंस करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं बच्चों इम्यूनिटी के बारे में। अब देखो इम्यूनिटी तो बहुत हमारा सुना सुना सा नाम है, ठीक है,
कभी हमें बहुत जल्दी से जुकाम लग जाता है, बहुत जल्दी बुखार हो जाता है, तो जनरली हम सुनते हैं ना इसकी तो इम्यूनिटी वीक है, ये बच्चों की इम्यूनिटी वीक होती है तो उन्हें थोड़ा स्टेराइल एनवायरनमेंट में रखना पड़ता है, होता है ना ऐसा। तो बेसिकली इम्यूनिटी होती क्या है, हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे? सो इट इज़ द ओवरऑल एबिलिटी ऑफ होस्ट टू फाइट अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। हमारी बॉडी की, हमारे शरीर की वो क्षमता, ठीक है, जिससे कि हम डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से फाइट कर पाते हैं। और इसके लिए तुमने बचपन में पढ़ा होगा सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? ल्यूकोसाइट्स, WBCs, ठीक है। WBCs आर रिस्पॉन्सिबल मेजरली फॉर द दिस डिजीज फाइट अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। देखो डेली हमारी जो डेली लाइफ होती है, हर दिन की जो दिनचर्या होती है, हम बहुत सारे सरफेस को टच करते हैं। मैंने बोर्ड टच किया, यहाँ पे भी कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, मैंने इधर टच किया, मैंने अपने खुद के हैंड्स टच करे, आई एम टचिंग दिस मार्कर। हर जगह हम कहीं ना कहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कांटेक्ट में आते रहते हैं, ठीक है। लेकिन वो सभी हमको इन्फेक्शन कॉज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज वी हैव द इम्यूनिटी, ठीक है, जो कि क्या कर रही है, हमको रेगुलर बेसिस पे प्रोटेक्ट कर रही है, हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेटेड रहता है, ठीक है। अब इम्यूनिटी भी दो प्रकार की होती है, एक होती है इनेट और एक्वायर्ड। ये दो टाइप्स होते हैं इम्यूनिटी के, ठीक है। इनेट क्या होती है? एट द बर्थ प्रेजेंट होती है, बच्चा पैदा हुआ है तो उसी टाइम इनेट प्रेजेंट होती है। वहीं मैं बात करूँ एक्वायर्ड की, तो एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ दी जाती है, ठीक है, आफ्टर बर्थ दी जाती है। इनेट इज नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी, वेयर एज एक्वायर्ड इज स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी। इसमें किसी भी प्रकार की मेमोरी डेवलप नहीं होती है, बट एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप्स द मेमोरी। इसके आगे बात करेंगे कि किस तरीके से मेमोरी डेवलप होती है, कौन से सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सारा प्रोसेस हम लोग आगे देखेंगे। अब देखो बच्चों, इनेट इम्यूनिटी में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये एट द बर्थ प्रेजेंट होती है, नॉन स्पेसिफिक होती है, ठीक है, और इसमें किसी प्रकार की मेमोरी नहीं होती। बट इनेट इम्यूनिटी इन्वॉल्व्स द 4 बैरियर्स, ठीक है। अब ये 4 बैरियर्स इसमें आते हैं, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेल्यूलर और साइटोकाइन बैरियर्स, ठीक है। ये सीक्वेंस वाइज है, सबसे पहले फिजिकल बैरियर आएगा, उसके बाद फिजियोलॉजिकल बैरियर आएगा, फिर आएगा सेल्यूलर, ठीक है, और फिर आएगा साइटोकाइन। बैरियर से क्या समझते हो तुम लोग? कोई ऐसी चीज़ जो किसी चीज़ को आने से रोक रही हो, ठीक है। मैंने यहाँ बैरियर लगा दिया, ठीक है, और मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि आओ, यू कैन नॉट क्रॉस दिस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बैरियर प्रेजेंट है। तो फिजिकल बेसिस पे कुछ बैरियर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि पैथोजन को एंटर होने से रोकते हैं। जब वो फिजिकल को पार कर जाते हैं तो फिजियोलॉजिकल बैरियर्स आ जाते हैं, और जब वो कम बगत इसे भी पास कर जाते हैं तो वो सेल्यूलर बैरियर्स पे अटैक होते हैं, मतलब उस पर सेल्स अटैक करती हैं, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, नेचुरल किलर सेल्स, ठीक है, समझ रहे हो। और फिर जब ये कतई बेशरम हो जाते हैं, उसके बाद आते हैं साइटोकाइंस, ठीक है, इसमें इंटरफेरॉन्स का रोल होता है। एक एक करके सभी देखते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल बैरियर की। जैसा कि मैंने तुमको बोला था कि ये एक सीक्वेंस वाइज लिखा था मैंने। सबसे पहले जो माइक्रोब्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, कोई भी फॉरेन एंटीजन है, वो कहीं ना कहीं फिजिकल लेवल पे रुकने की कोशिश ज़रूर करेगा, जिसमें हमारी जो स्किन है वो एक मेन बैरियर की तरह काम करती है ना। मेजर पार्ट इज व्हाट? स्किन। तो स्किन है वो एक मेन बैरियर की तरह काम करती है, एंड इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, मेन की मैं बात कर रही हूँ। और इसके अलावा म्यूकस कोटिंग ऑफ द एपिथेलियम, ठीक है, एपिथेलियम लाइनिंग की बात हो रही है बच्चों, ऑफ द रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड द यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, ठीक है। एपिथेलियम म्यूकस कोटिंग होती है किसकी? एपिथेलियम की, वो भी तो एक फिजिकल बैरियर की तरह काम करती है, ठीक है। जब वो फिजिकल बैरियर हट गया उसके बाद आया फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, ठीक है, जैसे कि एसिड इन स्टमक, सलाइवा इन द माउथ, टीयर्स फ्रॉम द आईज, ठीक है। इट प्रिवेंट्स द माइक्रोबियल ग्रोथ। देखो आँख में कुछ चला जाता है, आँख से आंसू आते हैं, ठीक है, सुबह सुबह उठते हो गंदगी निकलती है आँख में से, दिस इज व्हाट? फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। एकदम से बाइक चलाते स्कूटी चलाते मच्छर चला जाता है, कितनी ज़ोर की जलन होती है और पानी आता है आँख से, ठीक है। सो इट प्रिवेंट्स द माइक्रोबियल ग्रोथ,
ठीक है, कहीं ना कहीं सिक्रीशंस की बात हो रही है। सो दैट इज़ व्हाट फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। सेलुलर बैरियर्स की मैं बात करूँ तो सेल्स, ठीक है, मैंने जैसा कि बोला था ल्यूकोसाइट्स ही मेजरली रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी इम्यूनिटी के लिए। सो बेसिकली दीज आर द टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। जैसे कि आ जाते हैं PMNL न्यूट्रोफिल्स, पॉलीमोर्फो न्यूक्लियर लिम्फोसाइट्स। PMNL की फुल फॉर्म क्या होती है, लिख लो, पॉलीमोर्फो न्यूक्लियर लिम्फोसाइट्स। NCERT में तुम्हें लिखा हुआ मिल जाएगा। मोनोसाइट्स, नेचुरल किलर सेल्स, मैंने एन की सेल्स लिखा है, इट इज व्हाट, नेचुरल किलर सेल्स। मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स एटसेट्रा डिस्ट्रॉय एंड किल द माइक्रोब्स। फिजिकल लेवल पे बात हो चुकी है। स्किन मेन बैरियर है, म्यूकस कोटिंग एपिथेलियम, रेस्पिरेटरी यूरोजेनाइटल, ठीक है, और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की मैंने बात करी। फिजियोलॉजिकल में सिक्रीशंस आ गई और बात करी। फिर जो तीसरा लेवल आ रहा है वो सेल्यूलर, सेल्स रिस्पॉन्सिबल है, सेल्स बैरियर की तरह काम कर रहे हैं, जिसमें ल्यूकोसाइट्स के कुछ टाइप्स हैं। ये क्या करते हैं, फैगोसाइटोसिस परफॉर्म करते हैं और डिस्ट्रॉय और किल माइक्रोब्स कर देते हैं। अब देखो बच्चों, साइटोकाइन बैरियर्स की मैं बात करूं तो जो वायरस से इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं वो एक प्रोटीन का सिक्रीशन करते हैं जिसे बोला जाता है इंटरफेरॉन, जिसकी स्पेशलिटी ये होती है कि जो नॉन इन्फेक्टेड सेल्स है वो उनको प्रोटेक्ट करता है इन्फेक्शन होने से। साइटोकाइन बैरियर्स में यही लिखा हुआ है, वायरस इन्फेक्टेड सेल सिक्रीट्स इंटरफेरॉन्स, जो कि प्रोटीन्स होते हैं विच प्रोटेक्ट द नॉन इन्फेक्टेड सेल्स फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शंस। देखो ये तो हो गई बैरियर्स की बात। अब मैं आती हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब बच्चों, जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो पैथोजन स्पेसिफिक होती है, ठीक है, और कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी। हमने ये चीज़ पहले भी पढ़ी थी कि इसमें मेमोरी डेवलप होती है, ठीक है, मतलब, और दो तरीके के रिस्पॉन्स जनरेट होते हैं, प्राइमरी रिस्पॉन्स और सेकेंडरी रिस्पॉन्स। प्राइमरी या सेकेंडरी बहुत कॉमन से वर्ड्स हैं, बट इट मीन्स अ लॉट इन दिस टॉपिक। देखो, प्राइमरी रिस्पॉन्स इज व्हाट, जब हमारी बॉडी सबसे पहली बार किसी पैथोजन से एनकाउंटर होती है तो उस टाइम पे जो हमारी बॉडी रिस्पॉन्स जनरेट करती है उस रिस्पॉन्स को प्राइमरी रिस्पॉन्स बोला जाता है। और मेमोरी डेवलप होने में यही रिस्पॉन्सिबल होती है। मतलब कोई भी पैथोजन है वो हमारी बॉडी में पहली बार इनकाउंटर हुआ है तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी प्रोडक्शन होगी और कहीं ना कहीं वो मेमोरी डेवलप कर लेगी, ठीक है। और उस एनकाउंटर, जो पहली बार एनकाउंटर हुआ है किसी भी पैथोजन का, हमारी बॉडी ने रिस्पॉन्स जनरेट किया है, उसे क्या बोला है, प्राइमरी रिस्पॉन्स। अब सिंपल सी बात है, बार बार उसी पैथोजन का जब हमारी बॉडी से इंटरेक्शन होता है, वो बार बार पैथोजन हमारी बॉडी से इंटरैक्ट कर रहा है, तो सब्सिक्वेंट इनकाउंटर ऑफ सेम पैथोजन प्रोड्यूसेस द सेकेंडरी रिस्पॉन्स, उसे क्या बोलेंगे, सेकेंडरी रिस्पॉन्स। और मेमोरी डेवलप कब हो गई, प्राइमरी रिस्पॉन्स के टाइम, कि अब हमारी बॉडी को पता है कि वो पैथोजन आ रहा है तो द बॉडी कैन फाइट। देखो, जो प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है दैट इज कैरीड आउट बाय बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। जो भी प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स पैथोजन के एनकाउंटर होने से हमारी बॉडी में जो जनरेट हुआ, उसके लिए दो तरीके के सेल्स विच आर लिम्फोसाइट्स, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बी और टी लिम्फोसाइट। अब बच्चों, बी और टी लिम्फोसाइट है ना, वो दोस्त होते हैं, ठीक है, मतलब एकदम पक्की यारी होती है, ठीक है। और इसमें टी लिम्फोसाइट बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होता है और उसको बी लिम्फोसाइट को बोलता है तू काम कर, तुझे सपोर्ट करने के लिए मैं हूँ, ठीक है। सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई पर्सन ऐसा होता है ना जो तुम्हें सपोर्ट करता है, वेदर इट इज़ योर पेरेंट्स, योर फ्रेंड्स, ठीक है, या फिर कोई फैमिली मेम्बर जो तुम्हें हर बार मोटिवेट करता है। क्योंकि नीट की जो जर्नी होती है ना बेटा, वो होती कुछ इस तरीके की है, ठीक है। या तो कोई सपोर्ट करने के लिए मिलता नहीं है और वो एक अलग ही स्टोरी क्रिएट कर जाते हैं ऐसे बच्चे, ठीक है। तो इसी टॉपिक पे रहते हैं हम लोग। तो मैं क्या बोल रही थी, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट आपस में दोस्त होते हैं। जिसमें बी लिम्फोसाइट है ना, वो आर्मी ऑफ प्रोटीन्स बनाता है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज, ठीक है। और जो टी लिम्फोसाइट है वो उसको क्या बोलता है, तू एंटीबॉडी बना, मैं तेरी मदद करूँगा, ठीक है। तो B lymphocyte produces the army of protein known as antibodies, whereas T lymphocyte helps the B cells to produce antibody. स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी की बात करते हैं, ठीक है। उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है एंटीबॉडी का, ये एक वाई शेप स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस तरीके से वाई बन रहा है ना, ठीक है, दिस इज अ वाई शेप स्ट्रक्चर
जिसके अंदर तुम क्या देख रहे हो, यहाँ पे एंटीजन बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट है, ठीक है, और ये लाइट चेन प्रेजेंट है, यहाँ हैवी चेन प्रेजेंट है, 2 हैवी चेन प्रेजेंट है, 2 लाइट चेन प्रेजेंट है। तो इसके अंदर 4 पेप्टाइड चेन्स होती है, देखो 1 2 3 4 है ना, 4 ये पेप्टाइड चेन्स होती है, जिसके अंदर 2 लाइट चेन होती है और 2 हैवी चेन होती है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो H2L2 से रिप्रेजेंट किया है। बहुत तरीके की एंटीबॉडीज़ होती है, IgA, IgM, IgE, IgG, एक IgD भी होती है। इट इज़ नॉट गिवन इन NCERT बट IgD इज ऑल्सो परसिस्ट, ठीक है। इसके बीच में बच्चों डाइसल्फाइड बॉन्ड्स भी होते हैं, मैं बनाना भूल गई, बट डाइसल्फाइड बॉन्ड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। देखो 2 बॉन्ड्स दिख रहे हैं ना, 2S है ना, तो ये प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। दिस इज व्हाट एंटीबॉडी स्ट्रक्चर सेज। बच्चों आई होप अब मुझे यहीं पे आज का लेक्चर ख़त्म कर देना चाहिए क्योंकि टाइम बहुत हो गया, ठीक है। अभी 2:30 बजने वाले हैं और आई हैव टू स्लीप, आई हैव टू गो कॉलेज टुमारो। तो आज के लिए इतना हम लोग काफ़ी रखते हैं। कल और इसके आगे का पढ़ेंगे, ह्यूमरल इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, है ना। देयर इज़ अ लॉट ऑफ पोर्शन वी हैव टू स्टडी, वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन, ठीक है। तो आई होप आज का जो ये लेक्चर है वो आपको समझ आया हो। मैंने अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश करी है। इफ़ देयर इज़ एनी डाउट और एनीथिंग परसिस्ट इन योर मन तो आप वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल आंसर ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।